नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि पिछली क्लास हमने छोड़ा था, यहाँ पर जो है वो राजनीतिक व्यवस्था हमने देखी थी, वैदिक सभ्यता की, वैदिक काल की। तो हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की, यहाँ पर जो है वो सामाजिक व्यवस्था की हम यहाँ पर फिलहाल बात करेंगे, सामाजिक जीवन की। राजनीतिक जीवन हमने यहाँ पर देखा था किसका, वैदिक सभ्यता की हम बात करेंगे, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता में हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में जो है वो सामाजिक जीवन, किसकी, सामाजिक जीवन की हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे कि सामाजिक जीवन कैसा था ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन कैसा देखने को, तो यहाँ पर जो है वो सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन जो है वो अगर बात करें तो यहाँ पर सामाजिक जीवन वर्ण या जाति आधारित कैसा था, सामाजिक जीवन जो था वर्ण आधारित था, और जो है वो बात करें वर्ण या जाति आधारित था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की क्या थी, वर्ण व्यवस्था कर्म एवं गुण पर आधारित थी। कैसी थी, वर्ण व्यवस्था कर्म एंड गुण पर आधारित थी उस समय। जो अभी यहाँ पर जो है वो जन्म संबंधित, जन्म आधारित होती है, अभी लेटेस्ट में आप देखते हो आधुनिक में तो जन्म आधारित होती थी, बट पहले क्या होता था, कर्म आधारित होती थी, गुण आधारित होती थी। जिस गुण का जिस कर्म या जो काम करता था उसके आधार पर उसमें जो है वो उस वर्ग में वो माना जाता था। तो समाज जो था वर्ण व्यवस्था में विभक्त था। क्या था, विभक्त था। बात करें समाज वर्ण व्यवस्था में विभक्त था। इसके अलावा बात करें सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक जीवन में हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, समाज यहाँ पर जो है वो, इसके अलावा बात करें तो समाज जो था, या फिर बात करें समाज में कुल या परिवार सबसे निम्न इकाई थी। इसमें देखिए बात करें, काफ़ी पॉइंटों की हमने बात की। सामाजिक जीवन जो है वो वर्ण या जाति आधारित था, जिसमें अगर बात करें वर्ण व्यवस्था तो कर्म या गुण पर आधारित थी। और अगर आगे चलते हैं तो समाज, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था समाज में वर्ण व्यवस्था विभक्त थी, यानी काफ़ी भागों में वो थी। और समाज में कुल या परिवार सबसे निम्न यहाँ पर जो है वो इकाई मानी जाती थी। फिलहाल ये बात हुई सामाजिक जीवन की। इसके अलावा बात करें यहाँ पर और आगे बात करते हैं, तो ये सामाजिक जीवन की हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं परिवार की, यहाँ पर विशेषता। तो परिवार की विशेषता में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। बात करें सामाजिक जीवन में, क्या सामाजिक जीवन में अगर बात करें, देखिए ऋग्वेद में सामाजिक जीवन ही हम यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन में बात करें, यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर डाल लेता हूँ छोटा सा, जो है वो पॉइंट है ये। सामाजिक जीवन की हम बात करें तो यहाँ पर परिवार की विशेषता क्या होती थी। तो परिवार की विशेषता में क्या देखने को मिलती थी, तो परिवार जो था पितृ सत्तात्मक
था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। समाज कैसा था? समाज हमें यहाँ पर पितृसत्तात्मक देखने को मिलता था। इसके अलावा बात करें संयुक्त परिवार, यहाँ पर जो है वो विद्वान था, यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, बट यहाँ पर जो है वो संयुक्त परिवार रहते थे। इसके अलावा बात करें आगे तो हम यहाँ पर और क्या देखने को मिलता था, तो पिता के पास, को पिता जो थे निरंकुश व असीमित अधिकार प्राप्त थे। पिता को क्या थे? निरंकुश थे। क्या थे? निरंकुश थे। और असीमित, क्या थी? असीमित अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। असीमित यहाँ पर जो है वो अधिकार प्राप्त है। तो ये चीजें यहाँ पर हो गई। आगे चलते हैं। पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति पर सभी, पैतृक संपत्ति पर या पिता की संपत्ति पर महिलाओं को छोड़कर सभी का भाग होता था। महिलाओं को उसमें किसी प्रकार की यहाँ पर सहभागिता नहीं थी और ना ही इन्हें कुछ भाग दिया जाता था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर जो है और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता था, तो महिलाओं को विद्या या ज्ञान, इसको बोल सकते हैं, ज्ञान में उच्च कोटि, या फिर बोल सकते हैं महिलाओं के द्वारा विद्या या ज्ञान यहाँ पर जो है वो अर्जित किया जाता था। क्या किया जाता था? ज्ञान अर्जित किया जाता था। अर्जित किया जाता था। महिलाएं जो थी उनको ज्ञान यहाँ पर जो है वो दिया जाता था। इसके अलावा बात करें और तो यहाँ पर महिलाओं को और क्या देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद में यहाँ पर जो है ऋग्वेद में प्रमुख संस्थाएं जैसे विदत एवं सभा में इनकी भागीदारी होती थी। तो महिलाओं की क्या थी? ऋग्वेद में यहाँ पर जो है वो विदत और सभा में भागीदारी होती थी। महिलाओं को जो तो यहाँ पर संपत्ति का जो है वो उसमें हिस्सा नहीं होता था इनका, बट यहाँ पर जो है वो महिलाएं जो विद्या अर्जित करने में निपुण थी, उच्च कोटि की थी, निपुण यहाँ पर थी। इसके अलावा ऋग्वेद में यहाँ पर जो है वो संस्थाएं जी थी, विदत और सभा में इनका यहाँ पर जो है वो भागीदारी निभाती थी। इसके अलावा बात करते हैं, हम आगे चलते हैं और आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन कौन सी है, वो सारी चर्चा करेंगे हम। तो अब यहाँ पर जो है वो बात करेंगे हम प्रमुख विदेशी महिलाओं के बारे में, विदेशी महिलाओं के बारे में। प्रमुख विदुषियां
कौन कौन यहाँ पर जो है वो प्रमुख विदेशियों में यहाँ पर जो काउंट किए जाते हैं। तो बात करें यहाँ पर क्या है, घोषा, गोसा, अपाला, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर श्रद्धा और चंपा। ये सभी यहाँ पर विदुषी महिलाएं थी जो यहाँ पर बहुत निपुण थी शिक्षा में, यहाँ पर ज्ञान में बहुत निपुण थी, विद्वान यहाँ पर जो है वो महिलाएं थी। यहाँ पर अब यहाँ पर बात करें इसके अलावा तो यहाँ पर प्रमुख विदुषी महिलाएं हो गई घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा, चंपा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, वर्ण विभाजन। क्या, वर्ण विभाजन। तो वर्ण विभाजन हमें यहाँ पर जो है वो, अगर बात करें मंडल 10 में, तो मंडल 10 में हमें यहाँ पर 10वें मंडल में क्या देखने को मिलता है, 10वें मंडल में यहाँ पर पुरुष सूक्त में क्या यहाँ पर बात की गई है, पुरुष के समान यहाँ पर जो है वो किसका, वर्णों का यहाँ पर जो है वो निर्धारण किया गया है। तो पुरुष सूक्त में क्या कहा गया कि विराट पुरुष से यहाँ पर जो है वो वर्णों की व्यवस्था की गई है। तो विराट पुरुष से उत्पत्ति कि इसके बारे में बताया गया है कि विराट पुरुष से यहाँ पर जो है वो उत्पत्ति बताई गई है। पुरुष सूक्त में मंडल है वो 10वें मंडल में बात की है। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी। अगर बात करें तो प्रथम हमें यहाँ पर जो है वो वर्ण यहाँ पर देखने को मिलता है, कौन सा हमें देखने को मिलता है, ब्राह्मण। कौन सा, ब्राह्मण। इसके अलावा बात करें सेकंड हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्षत्रिय। तीसरा हमें देखने को मिलता है वैश्य। चौथा हमें देखने को मिलता है शूद्र। क्या देखने को मिलता है, शूद्र। अब यहाँ पर जो है वो विराट पुरुष से यहाँ पर उत्पत्ति बताई है, या फिर विराट पुरुष की जगह आप ब्रह्मा जी यहाँ पर जो है बोल सकते हो। ब्रह्मा से यहाँ पर जो है उत्पत्ति बताई गई है। तो ब्रह्मा के क्या रूप यहाँ पर बताए गए हैं, किस किस से, कौन कौन से अंगों से यहाँ पर जो है उत्पत्ति बताई। तो यहाँ पर ब्राह्मण को यहाँ पर जो है वो किससे बताई गई है, मुंह से। यहाँ पर जो है वो ब्रह्मा की यहाँ पर जो है वो किससे उत्पत्ति बताई है, मुंह से। ब्रह्मा के मुख से यहाँ पर जो है वो इसकी उत्पत्ति बताई है। अगर बात करें क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय की यहाँ पर जो है वो भुजाओं से यहाँ पर जो है वो उत्पत्ति बताई है, भुजाओं से। अगर बात करें वैश्य की, तो वैश्य की यहाँ पर जो जंघा से, किससे, जंघा से। इसके अलावा शूद्र की जो उत्पत्ति बताई है वो पैरों से हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो पैरों से बताई गई है। तो यहाँ पर एक विराट जो है वो विराट पुरुष से यहाँ पर बताई है, जो है वो ब्रह्मा से मान सकते हो विराट पुरुष, मुंह से ब्राह्मण की, भुजा से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की, पैरों से शूद्र की यहाँ पर जो है वो उत्पत्ति बताई है। इसी के अलावा बात करें यहाँ पर तो ऋग्वेद में यहाँ पर और क्या बातें यहाँ पर की गई है। तो ऋग्वेद के अनुसार देखिए, नोट डाउन यहाँ पर करके आप डाल लीजिएगा, नोट डाल के इसको, कि ऋग्वेद में वैश्य एवं शूद्र के बारे में पुरुष सूक्त में जानकारी मिलती है, लेकिन इसके अलावा इनका उल्लेख नहीं मिलता। वैश्य एवं शूद्र को क्या कहा गया है, वैश्य एवं शूद्र को विष देखने को मिलता है।
को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? विष देखने को मिलता है। यहाँ पर ऋग्वेद के अलावा जो है वो शूद्र और वैश्य को क्या देखने को मिलता है? विष शब्द से यहाँ पर जो है वो पुकारा जाता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है और नोट डाल के आपको ये बातें लिखवा दी कि ऋग्वेद में वैश्य और शूद्र का यहाँ पर उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में, बट इसके अलावा जो है वो पुरुष सूक्त में जो वैश्य और शूद्र का उल्लेख नहीं, वो ऋग्वेद में नहीं, सॉरी, इसके अलावा किसी भी जगह में वैश्य और शूद्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उनको केवल यहाँ पर विश्व शब्द के नाम से पुकारा जाता है, विश्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं और इसके बारे में, और हम देखते हैं वर्ण विभाजन आपने देख लिया। वर्ण विभाजन के बाद में आप देखते हैं विवाह। विवाह उस टाइम पे कैसे होते थे और विवाह किस किस प्रकार के थे, वो सारी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट जो अब आपको बताता हूँ कि विवाह जो थे वो किस तरीके से होते थे। विवाह हम देखते हैं तो विवाह क्या थे? विवाह। तो विवाह के बारे में बात करें तो विवाह यहाँ पर जो है वो जातीय या वर्ण जातीय अंतर्गत विवाह होता था। विवाह को यहाँ पर जो है वो क्या माना गया है? व्यक्तिगत जीवन का क्या है? यहाँ पर जो है वो विवाह को क्या माना गया है? व्यक्तिगत जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का अंग, व्यक्तिगत जीवन का अंग यहाँ पर जो है वो किसको माना गया है? विवाह को। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो था विवाह क्या होता था? तो सामान्यतः विवाह वयस्क होने पर किया जाता था। कब किया जाता था? वयस्क होने पर किया जाता था। और जातीय या फिर जो है वो वर्ण में ही किया जाता था, यानी खुद के वर्ण में ही किया जाता था। लेकिन आपको यहाँ पर करना है, लेकिन कुछ हमें जो है वो अंतरजातीय विवाह भी देखने को मिले हैं। तो अगर बात करें अंतरजातीय विवाह के बारे में, तो अंतरजातीय विवाह होते थे दो तरीके से। जैसे कि अगर बात करें निम्न वर्ग का लड़का और उच्च वर्ण की लड़की, इस विवाह को क्या कहा जाता था? यहाँ पर जो है वो प्रतिलोम कहा जाता था। प्रतिलोम क्या कहा गया? प्रतिलोम इस विवाह को कहा गया। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर निम्न वर्ग की लड़की और उच्च वर्ण का लड़का, तो इसको क्या कहा गया? अनुलोम। क्या कहा गया? अनुलोम विवाह। क्या कहा गया? अनुलोम विवाह यहाँ पर कहा गया। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर विवाह देखने को मिलते थे। वयस्क होने पर विवाह करते थे और जो थे वो उच्च वर्ण के, इस तरीके से अगर निम्न वर्ग का लड़का है और उच्च वर्ग की लड़की है तो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। निम्न वर्ग की लड़की है और उच्च वर्ग का लड़का है तो अनुलोम विवाह कहलाता था। इसके अलावा बात करें जो यहाँ पर पूरे जीवन ही शादी नहीं करती, जो महिला अपने जीवन में विवाह नहीं करती, उसे क्या कहा जाता था? अमाजू। क्या?
अमाजू कहा गया, कहा गया। जैसे क्या था, गोसा। जो अभी यहाँ पर मैंने बताया था आपको, गोसा, जो यहाँ पर विदुषी महिलाएं की बात की थी, विदुषी महिलाओं में गोसा यहाँ पर जो था वो महिला विवाह नहीं किया था जीवन भर, तो वो उसे क्या कहा गया, अमाजू कहा गया। तो इसके अलावा आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे और विवाह के बाद में विभिन्न प्रथाएं, क्या क्या प्रथाएं वहाँ पर विद्यमान थी, वो प्रथाएं यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो बात करते हैं, अब यहाँ पर विभिन्न प्रथाएं, उस टाइम पे कौन कौन सी प्रथाएं यहाँ पर विद्यमान थी वो बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रथाएं, क्या प्रथाएं, तो उस टाइम की प्रथाएं कौन कौन सी थी, तो बात करें यहाँ पर पहली और दूसरी, दो यहाँ पर प्रथाएं देखने को मिलती है। पहली देखने को मिलती है नियोग प्रथा, दूसरी देखने को मिलती है यहाँ पर दास प्रथा, दो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आप यहाँ पर कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो नियोग प्रथा और दास प्रथा जो थी, इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह, और जो है वो यहाँ पर और क्या देखने को मिलती है, सती प्रथा, बाल विवाह, और इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलती होगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। तो नोट डाल के यहाँ पर लिखिएगा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, और अगर बात करें यहाँ पर सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिला है, क्या नहीं मिला, तो इनका यहाँ पर जो है वो उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं और, तो यहाँ पर जो है वो महिला के द्वारा, महिला या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं एक और कि यहाँ पर विधवा महिला के द्वारा अपने पति के भाई, छोटे भाई से वह विवाह कर सकती थी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नियोग प्रथा, दास प्रथा, हमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा में देखने को नहीं मिलता है। विधवा महिला जो थी वो अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। यहाँ पर हमारी बात होगी प्रथाएं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर आगे खान पान की। तो खान पान में हमें यहाँ पर उस समय का खान पान क्या था वो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर खान पान। तो खान पान में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है। शाकाहारी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और मांसाहारी हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोनों की अगर बात करें तो शाकाहारी की बात करते हैं सबसे पहले। शाकाहारी की बात करते हैं तो ये क्या क्या खाते थे, ये दूध, दही, घी, शहद इनका सेवन करते थे। अगर बात करें यहाँ पर काफ़ी जो है वो पकवान क्या क्या खाते थे, तो यहाँ पर शीरक पदोन, इसके अलावा क्रम, इसके अलावा अपूप, यहाँ पर ये खाते थे। शीरक पदोन क्या होता था, शीरक पदोन की हम बात करें तो शीरक पदोन होता था जो एवं दूध का क्या है, मिश्रण, क्या था, मिश्रण, जिसे क्या कहते हैं, खीर, हम कहते हैं खीर।
खीर होती थी। कर्म क्या था? कर्म यहाँ पर जो है वो दलिया था, दलिया और या फिर लापसी। क्या था? दलिया एवं लापसी थी। अपूप हमें क्या देखने को मिलती है? अपूप हमें यहाँ पर जो है वो दूध एवं घी से निर्मित जो भी बनते थे पुए, क्या थे? पुए थे। तो हमें यहाँ पर जो देखने को मिला शाकाहारी क्या क्या खाते थे। इसके अलावा बात करते हैं मांसाहारी की, हम बात करते हैं अब। तो मांसाहारी क्या क्या सेवन करते थे वो बात करते हैं। तो मांसाहारी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? तो मांसाहारी हमें यहाँ पर उस टाइम पे वैदिक सभ्यता में मांसाहारी जो है वो बकरी एवं भेड़ का मांस, क्या? बकरी एंड भैंस का मांस, वो भेड़ का मांस खाते थे। मछली का उल्लेख नहीं है, मछली का उल्लेख नहीं मिलता, मछली का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। गाय थी उस टाइम पे, तो गाय का क्या किया जाता था या गाय को क्या मानते थे? तो गाय को यहाँ पर जो है वो गाय को अगन्य पशु कहा गया, अब आप सोच रहे होंगे अगन्य पशु क्या होता है? यहाँ पे देखिए मांसाहारी था, गाय को अगन्य पशु क्या कहा गया? अगन्य पशु का क्या अर्थ होता है? अगन्य पशु का अर्थ होता है जो, क्या होगा? जो मारा ना जा सके, जो मारने योग्य पशु नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? अगन्य पशु का नाम यहाँ पर दिया गया। तो इनको क्या है? मारा नहीं जाता था, तो अगन्य पशु यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा बात करते हैं आगे। तो मछली का यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता है, बकरी एंड भैंस का यहाँ पर जो है वो मांस खाते थे। और आगे अगर मोस्ट बात करें तो मदिरा का यहाँ पर सेवन किया जाता था। तो मदिरा का सेवन करते थे। मदिरा कौन सी थी? यहाँ पर हिमालय की पहाड़ियाँ, हिमालय की पुंज वन की पहाड़ियों से निकली वनस्पति पेय पदार्थ। तो क्या होता था? हिमालय की पुंजवन यहाँ पर जो है वो पहाड़ियों से निकली हुई वनस्पति पेय पदार्थ है, उसे यहाँ पर जो है वो सेवन करते थे। उसका यहाँ पर जो है वो मदिरा या बोल सकते हो, उसे जो है वो उसका सेवन करते थे। तो फिलहाल यहाँ पर शाकाहारी मांसाहारी की भी हमने बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करें किसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अब चर्चा करेंगे वस्त्र बारे में। इससे पहले एक यहाँ पर और आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पर चलिए वस्त्र के बारे में हम देखते हैं। वस्त्र, तो वस्त्र हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है सामाजिक जीवन में वस्त्रों का क्या क्या यूज करते थे, कौन कौन से वस्त्र पहनते थे। तो वस्त्र यहाँ पर 5 से 6 वस्त्र यहाँ पर पहने जाते थे। पहले बात करें यहाँ पर नीवी, पहला क्या था? नीवी। दूसरा था यहाँ पर वास। देखिए पहले वस्त्र लिखा रहा हूँ, फिर बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहला नीवी, दूसरा व्यास, तीसरा अधिवास,
चौथा हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? चौथा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वादुप। पांचवा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, पांचवा क्या देखने को मिलता है? पांचवा क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पर? सातुल्य। छठा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है उष्णिस। और सातवां हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पेशस। तो हमें 7 यहाँ पर वस्त्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं क्या क्या होते थे। निवी यहाँ पर क्या कार्य किस यूज में लिया जाता था? तो निवी होता था निचला भाग में जो पहने जाने वाला वस्त्र होता था, निचला भाग में पहने जाने वाले वस्त्र। वास क्या था? वास यहाँ पर जो है वो शरीर के मध्य भाग में पहना जाने वाला, क्या? मध्य भाग में। अधिवास क्या था? अधिवास हमें जो है वो पहले क्या होता है, ऐसे शर्ट नहीं होती थी जैसे अपन शर्ट पहनते हैं, तो शरीर को ढकने के लिए शॉल टाइप का यहाँ पर जो कंबल होता था उसको क्या कहते हैं? अधिवास। तो यहाँ पर शरीर को ढकने के लिए, शरीर को ढकने के लिए कंबल नुमा वस्त्र। इसके बाद में आते हैं वादुप। तो वादुप हमें क्या देखने को मिलती है? तो हमें यहाँ पर वधू के वस्त्र, वधू के वस्त्र, इस विवाह में जो वधू पहनती है वो वस्त्र होते हैं। सातुल्य क्या होते हैं अगर बात करें तो यहाँ पर जब महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है या नर्तकी के द्वारा क्या नृत्य के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या है होता है? सातुल्य। बात करें तो उस क्या होता है? तो उष्णिस होता है यहाँ पर क्या होती है? पगड़ी। क्या होती है? पगड़ी होती है। मनुष्य की जो पगड़ी होती है, फेटा जिसे सापा बोलते हैं, वो होती है उष्णिस। पेशच क्या है? तो पेशच हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलती है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं समझ चाहूँगा, जो नर्तकी के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है क्या होता है? पेशस होता है। क्या होता है? पेशस होता है। यहाँ पर चेंज करता हूँ, पेशस। और जो यहाँ पर पेशस की जगह लिखना है ये है, क्या है? सामतुल्य। तो सामतुल्य क्या होता है? तो सामतुल्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ऊनी वस्त्र। क्या देखने को मिलता है? ऊनी वस्त्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सभी चर्चा हो गई वस्त्रों के बारे में, हमने सभी के बारे में चर्चा की। आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो को बैक करके आप थोड़ा सा देख सकते हो अगर बार बार देखना चाहते हो, याद करना चाहते हो। इसके बारे में आगे बात करें वस्त्र के बाद में और क्या देखने को मिलता है, तो हमें वस्त्र के बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मनोरंजन के साधन। क्या देखने को मिलते हैं? मनोरंजन के साधन। तो वैदिक सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख 3 साधन हुआ करते थे। कौन कौन से हुआ करते थे? 3 साधन हुआ करते थे। पहला होता है संगीत। मनोरंजन के क्या साधन थे? पहला था संगीत। दूसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है घुड़ दौड़। पहला हमें देखने को मिलता है संगीत, दूसरा होता है घुड़दौड़, तीसरा होता है तीसरा हमें यहाँ पर जो है वो रथ दौड़ हमें देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर जो है वो हमारा वैदिक सभ्यता का जो है वो सामाजिक जीवन की हम बात कर चुके हैं। सामाजिक जीवन के सभी पक्षों के बारे में हमने चर्चा ही की है।
तो हमने यहाँ पर मनोरंजन के साधन संगीत, घुड़दौड़, रथ दौड़ की बात कर चुके हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अभी यहाँ पर आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन यहाँ पर बसता है, यहाँ पर जो है वो वैदिक सभ्यता का। तो कल यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगता है आपको। तो लगता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।